नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हैंस एकेडमी चैनल पर। आज से जो टॉपिक है वो कल के से कंटिन्यू है। कल हमने पढ़ा था कल हमने पढ़ा था मौलिक अधिकारों के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में, इनकी क्या विशेषताएं, क्यों लाए गए थे, कहाँ से लिए थे, कहाँ से कहाँ तक आते हैं। आज हम वन बाई वन विस्तृत रूप में चर्चा करते हैं। तो मौलिक अधिकार जो कि हमने संविधान मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक का वर्णन है, जो कि हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। तो हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स के बारे में समझते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है? प्रॉपर जो अधिकार है वो 14 से आरंभ होते हैं। फिर 12-13 में क्या है? 12-13 है। 12 आर्टिकल कहता है, 12 आर्टिकल में क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। राज्य किसे कहा गया है? राज्य कहा गया है कार्यपालिका को, प्रधानमंत्री को। ठीक है। राज्य कहा गया है कोई नगर निगम को। राज्य कहा गया है किसी भी मुख्यमंत्री को, या कोई ऐसी संस्था जो कानून बनाती हो। ठीक है ना। मंत्री परिषद है, राज्य की मंत्री परिषद है, केंद्र की मंत्री परिषद है। ये सब चीज़ें क्या हैं? राज्य है। नगर निगम है, नगर पालिका है, ये क्या है? राज्य है। ठीक है। या फिर ऐसी कोई संस्था जो कानून बनाती हो, आदेश जारी करती हो, वो चीज़ें, ये सब किस में आती है? राज्य में आती है। तो ये राज्य को परिभाषित किया गया आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि मूल अधिकारों से संबंधित उनको संरक्षण करने की अल्पीकरण की विधियां, कि मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली विधियां कैसे? कि आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 कहता है कि संवैधानिक विधि या मूल अधिकारों के मध्य जब भी कोई टकराव होता है, कोई कानून या मूल अधिकारों के तहत जब भी टकराव की स्थिति आती है, तो वहां पर मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 कहता है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे कि मूल अधिकारों का हनन होगा। अगर राज्य ऐसा कानून बनाएगा तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम ऐसे कानून को शून्य घोषित या अवैध घोषित कर देंगे। मतलब राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण होगा, हनन होगा। आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 क्या कहता है? राज्य द्वारा निर्मित कोई विधियों में राज्य द्वारा निर्मित विधि क्या क्या है? ऑर्डिनेंस है, अधिसूचना है, नियम है, कोई आदेश है, ये सब क्या है? राज्य द्वारा ये नियम है, मतलब ये कानून है, अधिनियम है, ये सब विधियां हैं, राज्य की विधियां। तो ये आर्टिकल 13 को बताया गया। मतलब आर्टिकल 13 को सिंपल भाषा में कहें कि राज्य ऐसे कानून नहीं बनाएगा जिससे कि किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों को अल्पीकरण किया जा सकता है या हनन होगा। ठीक है। तो ये आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 से 18 तक कहा जाता है समानता का अधिकार, जहां पर समता हो, जहां पर समानता हो। ये आर्टिकल है। यही एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, जहां के नागरिकों को समता मिलती हो, जहां पर नागरिकों के क्या कहते हैं, लिबर्टी मिलती हो। ये एक क्या है? लोकतंत्र की विशेषता होती है। तो समता का अधिकार है, ये 14 से 18 तक आता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कि विधि के समक्ष या विधि के समक्ष संरक्षण में समानता हो, कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो विदेशी नागरिक हो, चाहे वो भारतीय नागरिक हो। कानून की नज़र में सब समान है। तो ये जो विधि के समक्ष समता है ना, ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। जबकि समान विधि के समक्ष समान संरक्षण ये अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। इसका मतलब क्या होता है? कि जैसा व्यक्ति होगा उसका वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। मतलब कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार और असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार, ये इसका तात्पर्य होता है समान संरक्षण का, जो कि हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया हुआ है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? कि राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मतलब उसके साथ समता वर्तेगा, समानता वर्तेगा। आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 क्या कहता है? कि सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या ओबीसी के आधार पर कि उत्थान के लिए समानता उल्लंघन नहीं होगा। जैसे कि क्या होता है कि शिक्षा विभाग में अब
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रमोट किया जाता है, जबकि और लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि संविधान ने पहले ही वर्णन किया क्योंकि ये लोग जो पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, ये सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए इनके उत्थान के लिए राज्य कुछ ना कुछ कार्य करता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट आर्टिकल 14 का 4 के तहत नहीं माना जाएगा। 14 आर्टिकल 15 का 5 क्या कहता है, क्लॉज 5 क्या कहता है कि 93वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा आर्टिकल 15 का 5 क्लॉज 5 जोड़ा गया था। क्या था? इसमें पिछड़ेपन की पहचान की गई थी। पिछड़ेपन की पहचान क्या की गई थी कि वे व्यक्ति जो 3 मानकों के आधार पर पीछे हैं, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक, ये 3 चीजें जिन व्यक्ति के पास नहीं है वो व्यक्ति पिछड़ा है। तो इसलिए उनके उत्थान के लिए राज्य कोई ना कोई कानून, ऐसी घोषणा जारी करेगा जहां पर किसी प्रकार का आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, जिसके लिए गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने 2019 या 20 में जो कानून बनाया था कि सामान्य वर्ग के लिए 10% का एक आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, परंतु उसके लिए भी एक केस है, तो वहां पर वायलेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामान्य वर्ग के सारे व्यक्ति धनवान हो। ठीक है, तो सामाजिक, शैक्षिक और पिछड़े, ठीक है, वे लोग जो किसी भी वर्ग के हो, ठीक है, इनके पास चीजें, संसाधन नहीं है, तो राज्य उनके उत्थान के लिए कोई ना कोई कार्य करता रहेगा। तो वहां पर किसी प्रकार का आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो पिछड़ेपन की जो पहचान थी ना, वो 2006 में आई थी 93वें संविधान संशोधन के तहत। क्या? सामाजिक और शैक्षिक और आर्थिक रूप से जो व्यक्ति पिछड़ा है वो व्यक्ति, अब इसमें भी 2 भाग कर दिए थे, एक क्रीमी लेयर कर दिया था, एक नॉन क्रीमी लेयर कर दिया था। ठीक है, इसी के तहत मंडल आयोग बना हुआ था 1978 में, जिससे पहचान की गई थी। तो इसके बाद फिर एक केस आता है और केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 50% से ज्यादा किसी भी राज्य इतना आरक्षण नहीं देगा कि 50% से ज्यादा आरक्षण हो जाए। ठीक है, जो कि केस होता इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस था। उस केस के तहत ही ये बताया गया था कि राज्य इतना आरक्षण नहीं देगा जो 50% से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 था। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन की विषय में सरकारी नौकरियां हैं, उनके साथ राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का अंत करेगा, मतलब छुआछूत नहीं माना जाएगा। जबकि अस्पृश्यता को संविधान में परिभाषित डिफाइन नहीं किया गया है। तो किसी प्रकार के साथ, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो, चाहे वो कुआं हो या नल हो या कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, मठ हो, उनके साथ राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा और ना ही कोई व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि छुआछूत क्या कर दिया हमने? अंत कर दिया। 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत कर दिया, परंतु उपाधियां कहां पर? शैक्षिक और सैन्य उपाधियों का अंत नहीं हुआ है। उपाधियां कौन सी हुई हैं? जो रजवाड़ों में दी जाती थी। कौन कौन सी? महाराजा है, राज बहादुर है, राय बहादुर है, दीवान साहब है, ये सब उपाधियां क्या हुई हैं? अंत हुई हैं। इसमें भी एक इशू हुआ था 1954 में, जो पुरस्कार शामिल स्टार्ट किए गए थे, क्या कहते हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इसमें भी समस्या आई थी, इनको बंद कर दिया था। फिर इसके बाद इंदिरा जी ने इनको पुनः चालू कर दिया था। तो ये उपाधियां नहीं थी, ये क्या थी? ये पुरस्कार थे। भारत रत्न जो 4 प्रकार के सबसे बड़े, जो सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं, ये 1954 से आरंभ हुए थे। ठीक है, तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। इसके बाद फिर स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। अब आर्टिकल 19 में क्या है? इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन से आर्टिकल 19 में? तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि राज्य के नागरिकों के पास भाषा बोलना, अपने विचार प्रकट करने की आजादी है। आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 ये क्या कहता है कि कोई आजीविका, व्यवसाय, व्यापार करने का अधिकार है लोगों को।
बस किसी भी क्षेत्र में जाकर आजीविका, कोई हमें व्यापार करना है, आजीविका चलानी है हमें, ठीक है, तो कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाकर कोचिंग खोल सकता है, व्यापार कर सकता है, दुकान रख सकता है, वहाँ के किसी भूभाग में जाकर। 19 का क्लॉज 3 क्या कहता है? भारत के किसी भी भाग में निवास करना बसने का अधिकार है। किसी भी, चाहे आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, पहले जब 370 था तब नहीं, ऐसा नहीं था। 370 हटने के बाद कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, निवास कर सकता है, उसको प्रॉपर तरीके से को लिबर्टी है, फ्रीडम है। आर्टिकल 19 का क्लॉज 4 क्या कहता है कि भारत के क्षेत्र अबाध संचरण, अबाध संचरण मतलब होता है बिना रोक टोक के घूम सकता है, ये अधिकार है उसके पास। आर्टिकल 19 का क्लॉज 5 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति, राज्य का जो नागरिक है, समिति बना सकता है, संघ बना सकता है, किसी संस्था का स्थापना कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, उसके पास अधिकार है। 19 का क्लॉज 6 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से हथियार रख सकता है और उस सम्मेलन में भाग ले सकता है, परंतु ये नहीं कि मतलब उस हथियार का वो दुरुपयोग कर रहा हो, ठीक है, तो शांतिपूर्ण तरीके से हथियार वो है रख सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 था। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अगर आपने अपराध भी कर दिया तब भी राज्य आपके साथ क्या करेगा? दोष सिद्ध भी हो जाता है तब भी राज्य आपको क्या देगा? संरक्षण देगा। आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि अब कोई भी व्यक्ति जो अभियुक्त है वह अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। ये आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 कहता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 क्या कहता है कि प्राण एवं देह मतलब शरीर की स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब कोई भी व्यक्ति को प्राण और देह की स्वतंत्रता है, ठीक है, इसी को जीवन का अधिकार माना है सुप्रीम कोर्ट ने। जीवन का अधिकार माना गया क्या है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार से जीवन जीना है वंचित नहीं करेगा। राज्य अगर वंचित करेगा तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है कि कानून किस प्रकार से बन रहा है, जो राज्य ने आदेश जारी किया है, ऐसा तो नहीं कि उसमें किसी आर्टिकल वायलेशन हो रहा हो, प्रॉपर विधि द्वारा जारी किया कि नहीं किया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि ब्रिटेन की है कि प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा उसको, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आर्टिकल 21 में आती है कि किसी भी व्यक्ति की प्राण एवं देह को वंचित किया जाएगा तो उसकी कंडीशन क्या है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किया जाएगा, इलीगल नहीं किया जाएगा। इसके बाद फिर मानवीय प्रतिष्ठा, जीवन का रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सब के सब आर्टिकल 21 में आते हैं, परंतु इसमें मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। जीवन के अधिकार में किसका? मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। इसके लिए केस है 2002 में अरुणा शानबाग बनाम केएम हॉस्पिटल था, ये मुंबई का केस है। अरुणा शानबाग क्या थी? उस मुंबई केएम हॉस्पिटल में एक नर्स थी, उनके साथ यौन शोषण हुआ था, तो वो 42 साल कोमा में रही थी। तो 42 साल कोमा में रहने के बावजूद भी उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी। तब फिर इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि मृत्यु 2 प्रकार से मृत्यु 2 प्रकार की होती है। कैसी? एक निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और एक सक्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है कि मशीन को हटाकर जीवन को खत्म किया जा सकता है। मशीन को हटाकर जो मशीनें लगी हुई हैं तो उसको, तो इसके लिए अरुणा शान का यही सीन हुआ था कि अरुणा शान जो थी वो 42 साल कोमा में थी, तो उनके मशीनें जो लगी थी उनको हटाकर उनकी मृत्यु, तो यहाँ पर उसको डेथ नहीं कहेंगे हम। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही ये चीज निकल के आई थी, इस निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोमा में हो, मशीन लगी है, वो मर नहीं रहा है, तो उसकी मशीन हटाकर और उसको मारा जा सकता है। तो यहाँ पर मर्डर नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। जबकि सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या है कि इसमें दवाई इंजेक्शन द्वारा जीवन को समाप्त करेंगे, तो यह डेथ हो गया, यह मर्डर हो गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि दवाई इंजेक्शन देकर नहीं, तो आप मर्डर कर रहे हैं ना किसी का, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तार व निरोध से संरक्षण। अगर आपको गिरफ्तार भी कर लिया तब भी राज्य आपके साथ आपको संरक्षण देगा, आपके साथ किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं करेगा अपने कानून का, नियम का। क्या है इसमें? इसके तहत 2 व्यक्ति, इसका अपवाद क्या है?
कि दो व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, एक जो शत्रु है और एक जो कौन व्यक्ति है जो नजरबंद है, उनको उनके लिए एक्सेप्शन है, उनको संरक्षण नहीं दिया जाएगा, बाकी सबको दिया जाएगा। भाई शत्रु देश का व्यक्ति है उसको संरक्षण नहीं। तो इसमें एक चीज निकल के आती है कि वे व्यक्ति जो निवारक नजरबंद है। अब निवारक नजरबंद क्या होता है? निवारक नजरबंद होता है कि अपराध को रोकने के लिए सरकार ऐसे व्यक्ति को आदेश जारी कर सकती है कि हाँ भाई तुम एक काम करो, हमारी नजर में रहोगे, ठीक है, और ताकि कोई अपराध ना हो। तो निवारक जो नजरबंद करके किसी भी व्यक्ति के अपराध को रोका जा सकता है। जैसे कि एक कहानी, इसमें एक कानून है मीसा, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं, 1971 में इंदिरा जी ने बनाया था। इसका दुरुपयोग कब हुआ था? 1975 में आपातकाल के दौरान हुआ था। कि इंदिरा जी ने जब आपातकाल लगी थी तो तमाम, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो या फिर जयप्रकाश नारायण हो, लोहिया जी हो, है ना, आडवाणी, इनको क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया गया था और जेलों में भर दिया था। तो इनसे जब पूछा गया था कि भाई क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इसका उस समय भयंकर दुरुपयोग हुआ था मीसा का। इसके बाद फिर जनता पार्टी की सरकार आई, ठीक है, मोरारजी देसाई सरकार आई, तो इन्होंने मीसा को सबसे पहले क्या किया? खत्म कर दिया था। तो मीसा क्या है कि नजरबंद रख सकते हैं हम आपको, ठीक है ना, किसी भी क्षेत्र में नजरबंद रख सकते ताकि कोई अपराध ना हो। तो जी आर्टिकल 22 होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 22 को हमने क्या समझा? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, कल इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।